Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 15th of July 26 and we are starting our today's lecture of SBR ACCA at Innovate Institute. आज हम करेंगे IS 36 रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। तो कल हमने डिस्कस किया था एग्जांपल के थ्रू, मैंने आपको रिवर्सल समझाई थी। उसमें एक टेक्निकल पॉइंट था कि रिवर्सल में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से आपने ऊपर नहीं जाना। बस दैट्स इट, बाकी सब कुछ वही है। क्विकली इसे पढ़ लेते हैं ताकि एक हमारा जो एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाए। हम देख लें कि किताब में क्या लिखा है। द कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज बेस्ड ऑन predictions of what may happen in the future. Sometimes actual event turn out to be better, बेहतर हो जाते हैं तो आपकी रिवर्सल हो जाती है। Impairment assets should be reviewed at each reporting date to see whether there are indications that the impairment has reversed. A reversal of an impairment loss is recognized immediately as income in profit or loss in the operating section. In the operating sections, if the original impairment was charged against the revaluation surplus, it is recognized as other comprehensive income and credited to the revaluation surplus। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल इम्पेयरमेंट जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज हुई थी तो ये भी फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस को ही चार्ज हुई, मतलब जहां चार्ज हुई थी वहीं रिवर्स हुई। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हो जाए। The reversal must not take the value of the asset above the amount it would have been if the original impairment had never been recorded। ये वो वाली बात जो मैंने कर दी थी ना, ये आपने वो देख लिया। उसके बाद द depreciation charge for future periods should be revised to reflect the changed carrying amount। ये भी वही है कि हमने carrying amount जो रिवाइज्ड होगी उसकी बेस पे फ्यूचर डेप्रिसिएशन लेंगे। दैट्स इट, ये सब कुछ हमने किया हुआ। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्विकली पढ़ लें आप ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे पढ़िए आप बेटा जरा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जनाब क्राइटेरिया हेल्ड फॉर सेल का। नया स्टैंडर्ड शुरू किया है, नेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इसके ये क्राइटेरिया हैं कि अगर ये क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो ही एसेट को हेल्ड फॉर सेल के तौर पे क्लासिफाई किया जाएगा। आइटम जो है वो अवेलेबल है, उसकी मौजूदा कंडीशन जो भी है उसी में वो अवेलेबल फॉर सेल है, उसमें मजीद पैसे लगाने या काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल हाईली प्रोबेबल है, मतलब सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैनेजमेंट एक प्लान पे कमिटेड है, प्लान तैयार है और मैनेजमेंट उस प्लान के हिसाब से पूरी तरह एग्जीक्यूट कर रही है। एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट द बायर हैज बीन इनिशिएटेड, बायर को ढूंढा जा रहा है, एक्टिवली बायर को सर्च करने की कोशिश हो रही है। और प्रोडक्ट को एसेट को मार्केट किया गया रीजनेबल प्राइस पे इन रिलेशन टू इट्स करंट फेयर वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो जो प्राइस एसेट की मांगी गई है वो रीजनेबल है, उस पर बिकने के चांसेस हैं। बहुत हाई प्राइस नहीं मांगी गई जिससे ये लगे कि आप बेचना ही नहीं चाह रहे, बस खाम खा आपने ऑफर दी हुई है। सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आपने उसे हेड फॉर सेल में डाला उससे 1 साल के अंदर अंदर उसके सेल होने के चांसेस हैं। और ये जो प्लान आपने बनाया हुआ है मैनेजमेंट ने, जो ये ऊपर लिखा था मैनेजमेंट इज कमिटेड टू अ प्लान, इस प्लान में कोई ड्रास्टिक चेंज या इसे विड्रॉ करने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं नजर नहीं आ रही। और मैनेजमेंट ना इसे अमेंड करना चाह रही है ना इसे विड्रॉ कर रही है। अगर ये चीज़ें पूरी होती हैं तो ही वो हेड फॉर सेल में आएगा। और एसेट जो अबेंडन कर दिए गए हैं, मतलब उनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है लेकिन सेल का इरादा भी नहीं है, क्लियर नहीं है, वो बंद करके छोड़ दिया गया है, उन्हें हेल्ड फॉर सेल में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आपका इसकी प्राइस जो रिकवर करनी है आपने, अभी आपका इरादा नहीं है कि वो सेल करके रिकवर करें, क्योंकि क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो इसे हेल्ड फॉर सेल में नहीं लेंगे। आगे ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग TYU है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, आप भी पढ़िए फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करें। जी जनाब, कर लिया आपने? क्या समझ आई इसमें? जी बेटा। भारत में हमारे पास लिखने ऑफिस है और हाँ हमारे पास मल्टीपल सेलिब्रिटी है तो मैं मेरे के विजन एड्रेस सेलिब्रिटी लेकिन इसलिए कि प्रॉपर्टी के लिए डिस्काउंट मिला है हाँ कम का नेक्स्ट ईयर की समझ हाँ हमारा वायर है तो मेरे को नहीं मिला
तो फैक्टर है ठीक है। क्लासिफाइड डेटा पे प्रेजेंटेशन हम कहीं और हम हाँ, प्रेजेंटेशन ठीक है। तो क्या इसे हेल्ड फॉर सेल में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, ठीक है, उसकी वो कंडीशंस पूरी नहीं है। शाबाश। और सेकंड जो है, हमने कुछ भी सेल करनी है और हमने जो सेलिंग प्राइस रखनी है तो पेज है और हमारे पास जो ऑफर है वो खुद ही और हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट है ये होता है कि जो ये वैल्यू वो 0.5 ठीक है, हमारी सेलिंग प्राइस जो फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है हमने वैसे हमारी फेयर वैल्यू मेंशन एसेट्स पे हम मेथड से लेकर ठीक है। तो इसे हेल्ड फॉर सेल में लेना, इसे भी लेना। रीजन क्या है? प्राइस अंडरस्टैंडिंग प्राइस वो बहुत ज्यादा है ज्यादा मार्केट वैल्यूज। शायद मेजरमेंट ऑफ एसेट एंड डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, मेजरमेंट कैसे हो? ठीक है। कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनमें जो लोअर होगी हम उस पर लें, उसकी कैरिंग अमाउंट, जो उसमें जो अमाउंट आ रही है, या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनमें फ्यूचर में जो लोअर होगी हम उस पर वैल्यू करेंगे, उस पर इसे ट्रांसफर करेंगे हेल्ड फॉर सेल IFRS 5। ठीक है। Where the fair value less cost to sell is lower than carrying amount, the item is written down and the write down is treated as an impairment loss. ठीक है। If a non-current asset is measured using a revaluation model and is it meets the criteria to be classified as being held for sale, it should be revalued to fair value immediately before it is classified as held for sale. The asset is then revalued again at the lower of the carrying amount and the fair value less cost to sell. The difference is the selling cost and should be charged against profit in the period. तो अगर नॉन करंट एसेट जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो इट शुड बी रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू इमीडिएटली बिफोर इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। जैसे फेयर वैल्यू पे तो पहले कर लेनी है इसकी और इसे ट्रांसफर कर देना फेयर वैल्यू, उसके बाद फिर आपने क्राइटेरिया अप्लाई करना है। ठीक है जी। द एसेट इज देन रीवैल्यूड अगेन एट द लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब देखना है कि इसकी कैरिंग अमाउंट कम है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम है, मतलब पहले फेयर वैल्यू को अपडेट कर लें इन शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद फिर इसे कंपेयर करना है और जो भी डिफरेंस आएगा अगर राइट डाउन करना है तो वो क्या होगा, इसकी सेलिंग कॉस्ट कंसिडर होगी और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में है ना। तो उसके बाद अब ये सेलिंग कॉस्ट है, ये याद रखना है, उसने सेलिंग कॉस्ट में डालने की बात क्लियर है। ऊपर उसने कहाँ पे डाला था कॉस्ट मॉडल में? कॉस्ट में अगर लॉस होता तो क्या करेगा, इम्पेयरमेंट लॉस को चार्ज कर, लेकिन यहाँ इम्पेयरमेंट लॉस को चार्ज नहीं करेगा, यहाँ वो सिर्फ सेलिंग कॉस्ट को चार्ज कर। ठीक है। उसके बाद when a disposal group is being written down to fair value less cost to sell, the impairment loss reduces the carrying amount of assets in the order prescribed in IAS 36। तो अगर डिस्पोजल ग्रुप में लॉस आता है तो हर एसेट को ट्रांसफर करना है, लॉस एलोकेट करना है किस तरीके से, जैसे IAS 36 कहता है। और IAS 36 क्या कहता था, कैरिंग अमाउंट की बेस पे, जैसे CCU में करता था, कैरिंग अमाउंट की बेस पे एलोकेट करता। A gain can be recognized for any subsequent increase in fair value, less cost to sell। ठीक है जी। अगर फ्यूचर में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ती है तो जो गेन जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, बट नॉट इन एक्सेस ऑफ क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस दैट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज। वही वाली बात कि फ्यूचर में अगर गेन होता है तो आपने गेन को रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन जितना आपका इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया उससे ज्यादा रिवर्स नहीं करना। और अभी हमें कहना है रिवर्सल एक हद तक करना, तो जितना इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया उससे ऊपर नहीं जाना। वही S36 वाली बात ही है तकरीबन। Either when the asset was written down to fair value less cost to sell or previously under IAS 36। आगे एग्जांपल में करेंगे तो ये पता चल जाएगा। An asset held for sale is not depreciated
एसेट हेल्ड फॉर सेल डिप्रिशिएट नहीं होगा। अगर इवन एंटिटी यूज भी कर रही है तो भी ये डिप्रिशिएट नहीं होगा। और यूज कैसे कर सकती है, मतलब उसका बिल्कुल इरादा सेल का है कि जिस दिन सेल हुई हम कर देंगे, लेकिन जब तक सेल नहीं होती तो इसे आइडल छोड़ने की क्या जरूरत है, यूज करो। तो वो यूज कर रही है, यूज करने की वजह से आप उसे डिप्रिशिएट करना शुरू नहीं करेंगे। जब हमने हेड फॉर सेल कह दिया तो बस कह दिया, अब वो डिप्रिशिएट नहीं है। ठीक है, फिर वैल्यू उसकी चेंज। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 15A-B जरा देखें, इसे हम पढ़ते हैं। जी जनाब, एक साल की डिप्रिसिएशन कितनी है? 4,000। 4,000 डिप्रिसिएशन, ठीक है। 4,000 के बाद तो 31 दिसंबर 2024 को इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 2 लाख मनफी कितने साल, 4 साल गुजर गए हैं, 16,000। तो 1,84,000, 184,000। अब यहाँ पे वो यू से सेल पे लगा देती है। जब सेल पे लगाती है तो वो कह रहा है आउटलाइन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव एट 31 दिसंबर द बिल्डिंग एट ए फेयर वैल्यू ऑफ 220। अगर उसकी फेयर वैल्यू 220 थी तो किस पे वो ट्रांसफर होगी? 220 माइनस 10, 10,000। और उधर कैरिंग अमाउंट कितने बन रही थी? 184। तो किस पे जाएगी? 184 पे। और अगर इसकी फेयर वैल्यू 110 है तो 110 माइनस 100,000। और वो कितनी थी? 184। तो क्या किस पे जाएगी? 100,000 पे जाएगी। ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 16, इसे पढ़ें जरा खामोशी से। जी, 31 दिसंबर 2022 में बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हो गई। रिवैल्यूएशन से पहले कितनी कॉस्ट थी, कैरिंग अमाउंट? 2 साल गुजरे थे, तो एक साल की कितनी है? 2,000, 20,000, 2,000, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 1 लाख में 5, 20,000, 20,000। तो 2 सालों की कितनी हो गई? 100,000, 40,000, सॉरी 40,000। और 1 मिलियन माइनस 40,000, 9.6 था, 9.6 में है, 9,60,000। ठीक है, 9,60,000, 0.96 करना चाहिए था, 0.96 मिलियन। अब उस पे आपने रीवैल्यू कर दिया 1.2 पे, तो सरप्लस राइज हो गया। कितना? 1.2 माइनस कितना था? 0.96। तो 0.04 और 0.06, 0.24, 1.2 माइनस 0.96, 0.24। 2,40,000 का सरप्लस राइज हो गया और आपने सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज यू आर ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल। आगे चलते हैं 31 दिसंबर 2023, एक साल बाद वो हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया पूरा कर लिया और उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू 1 मिलियन थी और कॉस्ट टू सेल थी 50। तो 1 मिलियन माना 50, 9,000, 1.1 मिलियन, सॉरी। 11 लाख में से 50,000 निकाल दिए, 10,50,000, यही होगा। 10,000, 50,000 उसकी क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी इस टाइम पे? 1.2 डिवाइडेड बाय कितना होगा? हाँ, 1.2 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है,
वो 1 साल की लगा दें, तो 1.2 माइनस जो भी आता है उसे कर दें। क्या आता है? अब ये है, क्या चीज है ये? ये आपकी है डिप्रिसिएशन। क्या निकला ये? नेट बुक वैल्यू। चले, और इस नेट बुक वैल्यू क्या है ये? 1.0.975। इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है इस वक्त? 1.1 माइनस 50। 1.050। यही होगी ना? फेयर वैल्यू कितनी है? 1.1 मिलियन। और कॉस्ट टू सेल कितनी है? 50,000। 11 लाख में तो 50, तो 1050। 10 लाख 50। अब इनमें से कौन सी लेंगे? लोअर लेंगे? लोअर क्या है? कैरिंग अमाउंट लोअर है। 0.975 आई थी ना, तो लोअर वही है ना, तो वो ले लेंगे। अच्छा, अब जो लॉस कितना हुआ है? 1.050 माइनस 0.975। 25,000, 75,000 का। हाँ जी। क्या हो गया? 1.2 डिवाइडेड बाय 48। एक एक मिनट, अभी से तो मैं कर ही देता हूँ। इनिशियली था 1 मिलियन का और 50 ईयर्स को था, ठीक है, 2 साल जी। 1 मिलियन, 50 ईयर्स, डिप्रिसिएशन आ गई ये, तो माइनस माइनस ये आ गया 960,000 का हो गया, 2 साल का। जब इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। तो सरप्लस कितना आ गया? 2,40,000। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? फिर कितना, 1 साल और यूज हुआ, ऐसे ही है। तो आपने इसे 12 लाख का कर दिया था। अब ये 12 लाख के हिसाब से डिप्रिशिएट होगा, और 1 साल डिप्रिशिएट होगा, और लाइफ कितनी रह गई है? 48। ऐसे ही है। तो ये हो गया 25,000। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आपके पास? 25,000। ठीक है, 25,000 आ गया, तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या हो गई? 12 लाख माइनस 25,000। 11,75,000। 1.17 था, यही आ रही है। यही आ रही है। अच्छा, अब जब ये आ रही है, तो इस वक्त इसकी फेयर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 11 लाख माइनस 50,000। ठीक है, वो है 11 लाख माइनस 50,000। तो ये है 10,50,000। इनमें लोअर क्या है? 1,050,000 ये लोअर है। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? 1,050,000। क्लियर है? अब इसमें लॉस कितना आया है? 1175 माइनस 1050। 1,25,000 का लॉस आया है। अब 1,25,000 के लॉस का क्या कर? नहीं, एंट्री क्या होगी?
डेबिट करेंगे लॉस को, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, लॉस टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, सरप्लस बढ़ जाएगा। क्रेडिट सरप्लस है तो वो सरप्लस बढ़ जाएगा। डेबिट करेंगे सरप्लस को, लॉस को डेबिट नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू, बाकी वही एंट्री होगी वो जो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करते हैं, बाकी सबको जो करना होता है। ठीक है, एक तरह से रिवैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू एसेट, और एसेट का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट, कॉस्ट तो नहीं होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगी। उसकी एंट्री क्या बनाएंगे फिर आप ये बताएं। शाबाश। एसेट कितने पे आ जाएगा? 10,50,000 पे। तो एसेट 10,50 का होना चाहिए। अभी डिप्रिसिएशन कितनी पड़ी है? तो क्या तरीका अडॉप्ट करें कि एसेट 10,50 पे आए? वही नेट मेथड अगर यूज कर लें तो डिप्रिसिएशन को रिवर्स कर दें, और एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो 10 जो भी बन रही है 10,50 वो कर दीजिए। लेकिन मैडम क्वेश्चन जवाब ये है, जो पॉइंट है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज लॉस, और अगर ये लॉस 1,25 से ज्यादा उससे ज्यादा होता जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस था, तो कितना था रिवैल्यूएशन सरप्लस? 12, 2,40। तो 2,40 से कम है तो 4 तो हो जाएगा, वो कितना बचेगा? 1,25 माइनस हो गए 1,15। लेकिन अगर ये लॉस 240 से ज्यादा होता फिर 240 रिवैल्यूएशन सरप्लस पे चार्ज होता, और ओवर एंड अबव वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता। ठीक है, इसका ये ख्याल करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसे आपने देख लेना है एक बार, फिर हम इसे दोबारा भी देख लेंगे अगर जरूरत है। प्रेजेंटेशन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसे सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में शो करना। State that the asset classified as held for sale should be presented separately from other assets in the statement. Financial position में भी अलग शो करेंगे assets held for sale। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेंगे, अभी सेल तो हुआ नहीं है। The liabilities of a disposal group classified as held for sale should be presented separately from other liabilities in the statement of financial position। अब इसे शो कहाँ करना है, करंट एसेट्स में या लॉन्ग टर्म एसेट्स? करंट एसेट्स। The major classes of assets and liabilities classified as held for sale must be either presented separately on the face of financial position or disclosed in the notes। मेजर क्लासेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब इसके अंदर कौन कौन से एसेट लाइबिलिटीज हैं, या तो फेस पे वो अलग अलग बताओ, या फिर फेस पे एक ही फिगर दे दो ओवरऑल नेट फिगर टोटल फिगर, और उनकी डिटेल नोट्स में बताओ कि इसमें कौन कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज। Where an asset or disposal group is classified as held for sale after the reporting date, but before the issue of the financial statement, details should be disclosed in the notes. This is a non-adjusting event after the reporting period। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग है, मतलब आपने हेड फॉर सेल इस पीरियड में 30/6 को खत्म हुआ, लेकिन आपने अगले साल में हेड फॉर सेल किया, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की थी, उससे पहले ही हेड फॉर सेल कर दिया था, तो इन तो हो चुका है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने से पहले। तो इसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, पीछे आके फिगर चेंज ना करो, लेकिन नोट दे दो कि जनाब ये अगले साल में हमने हेल्ड फॉर सेल कर दी है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे इसे आप ट्रीट करो। अब रजिस्ट्रेशन पढ़ो बेटा जल्दी से, फिर हम इसे खत्म करो। एक नजर देख लो बस उसने कैसे लिखा है। ठीक है, हो गया। अब चेंजेस टू ए प्लान, हमने क्या कहा था कि हेल्ड फॉर सेल में कब रहेगा, वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया वाज, वन ऑफ द की क्राइटेरिया वाज कि देयर इज नो इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट टू चेंज या अमेंड और विड्रॉ द प्लान। अब अगर प्लान में चेंज आ गई है तो क्या करेंगे बताएं? हाँ, नहीं पहले तो ये नहीं देखेंगे कि चेंज कितनी बड़ी है। अगर कोई माइनर सी चेंज है तो उसकी बेस पे तो सब कुछ रिवर्स ही करेगा ना। छोटी मोटी चेंजेस तो करनी पड़ सकती है एसेट को बेचने के लिए भी, लेकिन अगर वो मेजर चेंज है जिसका इम्पैक्ट एसेट की सेल पे आएगा, कि एसेट सेल नहीं हो रहा है या ऐसी कोई बात हो रही है, फिर हम सोचेंगे अब क्या कर। अब तो क्या करना है उसमें, अब हम देखते हैं कि वो डिले क्यों हो रहा, प्लान चेंज क्यों हुआ, डिले क्यों हो गया।
अगर तो मैनेजमेंट अभी भी कमिटेड है, कोई ऐसी वजह है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है, हालात खराब है, फिर क्या करेंगे? लेकिन अगर मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, मैनेजमेंट फिर भी डिले किया जा रही है, फिर तो मैनेजमेंट की गलती है या मैनेजमेंट की इंटेंशन है डिले करने की, तो दोनों में फर्क है। अब ये पढ़ते हैं, एसेट डज नॉट टेक प्लेस, सेल डज नॉट टेक प्लेस विद इन 1 ईयर, ये आईएफआरएस कहता है कि एसेट और डिस्पोजल ग्रुप कैन स्टिल बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, उसे फिर भी हेल्ड फॉर सेल में रहने दो अगर 1 साल से आगे भी चला जाए, इफ द डिले हैज बीन कॉज्ड बाय इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द एंटिटीज कंट्रोल, ऐसे इवेंट की वजह से डिले हुआ जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। देयर इज सफिशिएंट एविडेंस दैट द एंटिटी स्टिल कमिटेड टू द सेल, और लेकिन लग रहा है कि एंटिटी ने डिले तो कर दिया, करना पड़ा क्योंकि एंटिटी के कंट्रोल में नहीं थी चीजें, लेकिन एंटिटी अभी भी कमिटेड है कि जब भी सेल हुई हम फौरन कर, तो फिर आप उसे हेड फॉर सेल में ही रखें। If the criteria for held for sale are no longer met, then the entity must cease to classify the asset or disposal group as held for sale. The asset or disposal group must be measured at lower of. अब उसे हेल्ड फॉर सेल में नहीं रखना, अगर प्लान इंटेंशनली लेट किया जा रहा है या कोई क्राइटेरिया बाकी पूरे नहीं हो रहे तो उसे रिवर्ट कर, अब उसे हेल्ड फॉर सेल में नहीं रखना। और कौन सी वैल्यू पे लेने हैं आप? its carrying amount before it was classified as held for sale, adjusted for any depreciation, amortization, or revaluation that would have been recognized, its recoverable amount at the date of subsequent decision not to sell. तो दूसरे साल में आपने रिवर्ट कर दिया, हेड फॉर सेल से निकालना है, लेकिन हेड फॉर सेल तो आज निकाल रहे हो, निकालना किस बेस पे है? उस डेट पे जाओ जब हेड फॉर सेल में लाए थे, और अज्यूम कर लो कि अगर ये हेड फॉर सेल में ना आता तो आज इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती, और इम्पेयरमेंट तो करनी थी, इम्पेयर करने के बाद आज इसकी वैल्यू क्या होती, तो वो कैरिंग अमाउंट उठा के उस पर इसे रिवर्ट करो, रिवर्स करो। ठीक है, अब जब उस पर रिवर्स करोगे तो गेन या लॉस आएगा, आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली आपने उसे रिवर्स किया चीजों को, उसका क्या करना है? एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इज रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो भी एडजस्टमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, ऑपरेटिंग सेक्शन। ठीक है, एज गेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो मौजूदा ऑपरेशन है उसी में प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, उसे अलग से शो करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? ये याद रखें। डिस्क्लोजर आप पढ़ लीजिए, सिंपल से हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप, उसे डिस्क्राइब करें कि इसमें कौन कौन से एसेट हैं, कौन कौन से चीजें इसमें शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सेल और एक्सपेक्टेड सेल, वो जो फैक्ट्स हैं कि सेल होने के क्या चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड सेल के क्या चांसेस हैं, सर्कमस्टेंसेस बताएं। एनी इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड, या आपने कोई रिवर्सल किया है या इम्पेयरमेंट लॉस किया है तो उसे रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, उसका बताएं कि क्या किया। ये था हमारा चैप्टर, और आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी चैप्टर में, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और कल के लेक्चर से इंशाल्लाह अब हम थोड़ी सी ना अपना एग्जाम किट को शुरू करें, तो एक आध दिन अब हम एग्जाम किट को देखेंगे, अब देख के आइएगा। ऐसे ही आर्बिट्रेरी बेसिकली क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढें, वही करें, पिछले चैप्टर्स के अभी ना करें क्योंकि वो आपको रिवाइज करेंगी तो आपको तैयारी होगी, वो बाद में देखें, उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं थोड़ा सा। जी, चैप्टर नंबर 6, एग्रीकल्चर एंड इन्वेंट्री। हम तरतीब से ही चल रहे हैं ना, हम पहले से शुरू किया था, अब हमें अपनी स्पीड भी तेज करनी है क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है, तो हमें सिलेबस भी कवर करना होगा। एग्रीकल्चर एंड इन्वेंट्रीज, एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड अलग है, इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड अलग है। ठीक है, एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है IS 41। ठीक है, IS 41 एग्रीकल्चर का अलग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एग्रीकल्चर के जो ऑपरेशन है बड़े डिफरेंट है। एक तो ये है कि उसमें तो ऐसी इन्वेंट्री नहीं है कि परचेज की और आगे बेच दी, इन्वेंट्री जैसी थी तो वैसी पड़ी है, उसी हालत में भेजी। यहाँ इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है। पहले इन्वेंट्री क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। जब पहली इन्वेंट्री आपकी क्या जनरेट होती है? क्रॉप, और वो क्रॉप जो अभी पूरी राइप नहीं है, पकी हुई नहीं है, कच्ची है। फिर अगली इन्वेंट्री में क्या कन्वर्ट होती है? वो बड़ी हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर आपकी फाइनल इन्वेंट्री क्या होती है?
पकी हुई क्रॉप, उसे सिर्फ काटना है, बाकी वो क्रॉप बिल्कुल तैयार है। इससे अगली स्टेज इन्वेंट्री की क्या है? क्रॉप को काट के अपने पास स्टोर कर। ठीक है। अब एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, हमें ये देखना है। वो क्रॉप जो खेतों में खड़ी है अभी, काटी नहीं गई, क्या वो एग्रीकल्चर एसेट है? हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर एसेट क्या होता है। फिर वो क्रॉप काट के अंदर गोडाउन में डाल दी गई है, क्या ये भी एग्रीकल्चर एसेट है? ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें उसने सेग्रीगेट किया है चीजों को, एक बायोलॉजिकल एसेट की बात की है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात की है, या दूसरे लफ्ज में क्या, लो एग्रीकल्चर एसेट की बात की। ठीक है। और तीसरी हार्वेस्ट की बात की है। हार्वेस्ट का मतलब है काटना। तो काटने का मतलब क्या है? अब ये क्यों बयान करना पड़ रहा है कि हार्वेस्ट का मतलब क्या है? इसलिए कि हो सकता है आपने आधी काटी हो, आधी ना काटी हो, आपने उसे गिरा तो दिया हो, लेकिन अभी इस पोजीशन में ना हो कि इसे उठा के ट्रकों पे भी रखा जा सके, और आप कहें जी मैंने तो हार्वेस्ट कर दी। कोई गेम करने की कोशिश करें मिस रिपोर्टिंग के चक्कर में, तो उसने हार्वेस्ट को भी डिफाइन किया है कि हार्वेस्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या। तो सबसे पहले एग्री बायोलॉजिकल एसिड्स आर लिविंग प्लांट और एनिमल। ऐसा प्लांट या एनिमल जो लिविंग है, इसका मतलब है जो क्रॉप अभी खेतों में खड़ी है, नहीं कटी, वो बायोलॉजिकल एसिड। आपके पास डेयरी फार्म है, भैंसे हैं, गाय हैं, गोट्स हैं, जो जिंदा है, ये बायोलॉजिकल एसिड। ठीक है, जो जिंदा है, अलाइव है। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या था? हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल एसिड वो था जो खड़ी फसल थी, जब उसे काट दिया, वो जो कटी हुई फसल है, या वो जो आपके गोडाउन में पहुंच गई है साफ होने के बाद, वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं, वो क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हार्वेस्ट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसिड और द सेसेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स लाइफ प्रोसेस। अब ये बड़ी मजेदार चीज है कि या तो वो उसे डिटैच कर दिया है, काट दिया है बायोलॉजिकल एसिड को। ठीक है, बायोलॉजिकल एसिड की काट दिया, या बायोलॉजिकल एसिड की लाइफ कंप्लीट हो, सेसेशन खत्म हो गई है, बायोलॉजिकल एसिड की लाइफ का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का, आखिरी पॉइंट का मतलब, ये मुझे बताओ क्या कहना चाहो। ये पॉइंट क्यों डाला आपने? क्विकली कवर। क्या मतलब है बायोलॉजिकल एसिड की लाइफ का प्रोसेस खत्म हो गया है? क्या मतलब है? जिसपे उसने पक जाना होता है उसको फौरन बाद कटना होता है। आपने उसके बाद भी नहीं काटी और खड़ी छोड़ी हुई है, तो भी बायोलॉजिकल एसिड नहीं। बायोलॉजिकल एसिड वो एसिड है जो अभी बड़ा हो रहा है, अभी पूरी तरह कटने की पोजीशन में नहीं आया। जब वो कटने की पोजीशन में आ गया है और आपने अभी से नहीं काटा, तो बायोलॉजिकल एसिड नहीं रहेगा, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप जानबूझ के लेट कर रहे हो, आप उसे बायोलॉजिकल एसिड शो करने के चक्कर में जानबूझ के उसे नहीं काट रहे हो। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ऑफ आइस 41 किस पे होता है? फार्मर बाइज अ डेयरी काफ, डेयरी काफ खरीदता है, द काफ इज a biological asset. The calf grows into a mature cow. Growth is a type of biological transformation. The farmer milks the cow. The milk has been harvested. Milk is agricultural produce. ठीक है। What is cow itself? वो रहेगा बायोलॉजिकल एसिड। क्यों? हमने ऊपर क्या पढ़ा था? Cessation of a biological acids life processes। क्या मतलब? उसकी लाइफ प्रोसेस खत्म हो गई, इसे अप्लाई करें, पूरी चीज को अप्लाई करें। पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करते हैं, क्रॉप, उसका लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन आप काट नहीं रहे, मतलब है कि बायोलॉजिकल नहीं रहा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, वो तो समझ आती है। काऊ वाले केस में क्या है? छोटी काऊ अपने लिए बायोलॉजिकल एसिड था, वो ग्रो हो रही है, बायोलॉजिकल एसिड ही है जो ग्रो हो रहा है, वो जवान हो गई है,
ठीक है, और आपने उसे मिल्क करना शुरू कर दिया, जो मिल्क उससे आपने लिया वो बायोलॉजिकल एसिड नहीं है, वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लेकिन काऊ बजाते खुद क्या है, अगर तो ये काऊ गोश्त के लिए बड़ी की गई थी और ये गोश्त के लिए बिल्कुल तैयार है, तो है कि नहीं है अभी भी, तो बायोलॉजिकल एसिड में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में कब कन्वर्ट होगी, जब ये स्लॉटर कर दी जाएगी, ज़िबा कर दी जाएगी। अगर ज़िबा नहीं किया जाता, हालांकि ज़िबा होने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम नहीं कर रहे, जानबूझ के लेट कर रहे हैं, देन ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो क्रॉप में और इसमें फर्क है, क्रॉप में तो बजाते खुद क्रॉप ही बेनिफिट देगी, जबकि एनिमल में जरूरी नहीं है एनिमल डायरेक्ट फायदा दे, इनडायरेक्ट फायदा भी देगी ना। आप मिल्किंग के लिए ले सकते हो, वो जिंदा रहेगा मिल्क देगा। अगर वो मिल्किंग के लिए है और वो मिल्क दे रही है, अब वो काऊ क्या है, बायोलॉजिकल। कब तक है बायोलॉजिकल एसिड, जब तक वो दूध दे रही है। जब उसकी दूध देने की कैपेसिटी खत्म हो गई, तो फिर सोचना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजिकल एसिड नहीं रहा। अब क्या हो जाएगी वो, अब उसे स्लॉटर करवाएंगे या किसी को बेचेंगे। अब क्या है, ये बायोलॉजिकल एसिड है, मेरा ख्याल है नहीं, इसका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, इट्स रेडी फॉर सेल। तो हम टेक्निकली उसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जरा तवज्जो से देखनी है। बायोलॉजिकल एसिड क्या लिखा है, रिकग्निशन क्राइटेरिया, कब रिकॉग्नाइज करना है बायोलॉजिकल एसिड। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, द कॉस्ट और फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, द एंटिटी कंट्रोल्स द एसिड। तो सारी डेफिनेशन वो रिकग्निशन क्राइटेरिया आम एसिड का नहीं है, वही यहाँ अप्लाई हो रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ नॉर्मल एसिड होते हैं, ये बायोलॉजिकल एसिड है, लिविंग एनिमल और क्रॉप है। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी, बायोलॉजिकल एसिड आर इनिशियली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, एट कॉस्ट नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड की कॉस्ट निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल है। इनकी जो कॉस्ट लग रही होती है, वो एक सिर्फ एसिड पे नहीं लग रही होती, कंबाइंड कॉस्ट भी बहुत सी होती है, तो उसे एलोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। वो कह रहा है इसे फेयर वैल्यू पे, इसकी जो भी फेयर वैल्यू है लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल करके उस पर इसे वैल्यू करोगे इनिशियली। ठीक है, gains and losses may arise in profit or loss operating section when a biological asset is first recognized. For example, a loss can arise because estimated selling cost and are deducted from the fair value. तो आपका लॉस हो सकता है इनिशियली, सेलिंग कॉस्ट ज्यादा है और उसकी वैल्यू कम है, तो लॉस आएगा। A gain can arise when a new biological asset such as a lamb or a calf is born. जब पैदा होता है तो उसकी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका फायदा तो हो गया, काफ की अपनी थोड़ी बहुत तो वर्थ होगी, तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो। क्लियर हो गया जी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी जी, एट ईच रिपोर्टिंग डेट बायोलॉजिकल एसेट आर रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सर, दोबारा रीवैल्यू करेंगे हर साल। Gain and losses arising from changes in fair value are recognized in profit and loss in operating section। OCI में नहीं लेके जाएंगे, हालांकि ये अनरियलाइज्ड इनकम, लेकिन OCI में नहीं जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है जी। द फेयर वैल्यू ऑफ ए बायोलॉजिकल एसेट मे चेंज बिकॉज ऑफ इट्स एज और बिकॉज प्राइस इन द मार्केट हैव चेंज। आईएस 41 recommends separate disclosure of physical and price changes because this information is likely to be of interest to the users of the financial statement। तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है किस वजह से, मार्केट वैल्यू में चेंज हुई है या इसकी एज बढ़ती जा रही है। तो अगर एक काऊ है उसकी एज ज्यादा है तो उसकी प्राइस गिर जाती है ना, बूढ़ी हो रही होती है। दूसरी रीजन मार्केट में प्राइस गिर गई है, तो दो रीजन तो सामने है। वो कह रहा है आप फिर ना उसकी जो रीजन है इंफॉर्मेशन में दें कि ये जो प्राइस इसकी गिरी है या चेंज हुई है, इसकी रीजन मार्केट वैल्यू में चेंज हुई है या इसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई है जिस वजह से इसकी प्राइस गिरी। Biological assets are presented separately on the face of the statement of financial position within non-current assets. Non-current asset और asset side पे statement of financial position. Liability to measure fair, inability to measure fair value. अगर fair value measure नहीं हो पा रही फिर क्या करें। If market prices are not readily available, then the biological assets should be measured at cost
लेस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट मार्क्स। अगर किसी वजह से फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो पा, क्योंकि उसकी रेडी मार्केट ही अवेलेबल नहीं है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, बड़ा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, या किसी भी वजह से, तो फिर आप उसे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, जो I-16 वाला तरीका है, उस हिसाब से करोगे, लेकिन जनरली उसे फेयर, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ लीजिए जरा एक बार, बिस्मिल्लाह करें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 काउस, पढ़ो जरा।